Today we are going to cover the chapter Biodiversity and Conservation from the Ecology section, and we are going to take minimum time to cover all the NCERT lines. The first para states that there are 20,000 species present of ants, and there are 20,000 species present of orchids. Then there are 28,000 species of fishes present, and there are 3 lakh species of beetles present. So this is basically theoretical knowledge which we need to learn. After that, there are certain 3 types of diversity explained. First is genetic diversity. Here a single species, it may show high diversity at which level? Genetic level, because it is genetic diversity. So diversity is present at genetic level. Over its distributional, means where it is located, whether it is located in the plains, in the hills, in the valleys. So based on which region it is located, on that basis it shows diversity. Then there are 2 examples given of India. There are 50,000 varieties of rice present, and there are 1,000 varieties of mango present. After that, the second type of diversity which is explained is species diversity. Before that, we'll see the term biodiversity was popularized by Edward Wilson. Species diversity which is there, the example given is of amphibian. The diversity of amphibian is more in the Western Ghats rather than the Eastern Ghats in India. Okay, this is an example which we need to memorize. The third type of diversity which is spoken of is ecological diversity. Here we have been known that India जो है यहाँ पे ज़्यादा ecological diversity है rather than a Scandinavian country like Norway. ये country से ज़्यादा diversity इंडिया में होता है. उसके बाद बताया कि species के inventories, मतलब species का जो discovery है वो ज़्यादा complete कहाँ पे हुआ है? Temperate region rather than tropics. Tropics पता है काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, लाइक अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे खोज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है. रादर टेम्परेट रीजन काफ़ी इजीली हम पता कर सकते हैं कितने स्पीशीज़ है. तो ज़्यादा कंप्लीट स्पीशीज इन्वेंटरीज टेम्परेट में है रादर देन ट्रॉपिक्स. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो एक्सप्लेन किया है वो है अबाउट IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इन्होंने 2004 में बताया कि 1.5 मिलियन स्पीशीज से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नाम दिया है रॉबर्ट में. इन्होंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस भी देने वाले लोग थे जो 20 to 50 मिलियन स्पीशीज का रेंज बता रहे थे. अभी इसके अलावा टोटल जो स्पीशीज है जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें 70% एनिमल्स है, मतलब एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा होता है, और प्लांट्स 22% ही होल्ड करता है. एनिमल्स में से भी 70% जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं. उसके बाद फंगाई के स्पीशीज़ जो है, फंगाई के स्पीशीज़ आर मोर देन स्पीशीज़ ऑफ पी, मतलब पाइसिस. ओके, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमेलियंस. एव्स नहीं है यहाँ पे, मतलब एक इजीली याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, सारे लिखो और सिर्फ एव्स को कैंसिल आउट कर दो. मतलब फंगल स्पीशीज़ जो है आर मोर देन स्पीशीज़ ऑफ पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया है वो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. लैटिट्यूड के ग्रेडियंट में देखा जाए तो स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से पोल्स, मतलब अगर अंटार्कटिका में जाएंगे तो वहाँ पे हमने देखा है स्पीशीज़ का नंबर कितना कम है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. वहाँ पे वेरिएशन, वहाँ पे ग्लेशिएशन, वहाँ पे कंडीशंस जो है उसके वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी डिक्रीज होते हैं, लेकिन इक्वेटर में स्पीशीज़ ज़्यादा है. तो वही है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात की है. इसलिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें, कोलंबिया जो है ये इक्वेटोरियल रीजन के काफ़ी करीब है. ये किधर? इक्वेटर और पोल्स के बीच में है, और ये काफ़ी पोल्स के तरफ है. तो कोलंबिया में स्पीशीज़ बर्ड के 1400 रिकॉर्डेड है, न्यूयॉर्क में 105 है, और ग्रीनलैंड में 56 है. यहाँ पे बीच में ही इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया है, जो इंडिया का नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है 1200 करके रेंज हमें दिया है. अभी इंडिया जो है वो टोटल वर्ल्ड का 2.4% लैंड जो है ऑक्यूपाई करता है, मतलब सिर्फ 2.4% टोटल लैंड. लेकिन जो ग्लोबल स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी है ये ज़्यादा है, मतलब 8.1% है. तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स रीजन में आने की वजह से इसे 12 मेगा डाइवर्स कंट्री में से एक चुना गया था. ओके, इंडिया में टोटल 45,000 प्लांट्स है और टोटल 90,000 जो है वो एनिमल्स का रेंज दिया है.
इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि इक्वाडोर ये एक जगह है जिसके पास 10 गुना ज़्यादा वैस्कुलर प्लांट्स है, ओके, देन दी मिडवेस्ट ऑफ यूएसए जो टेम्परेट रीजन में है। मतलब ये जो ट्रॉपिकल रीजन का जगह है यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स है रादर देन जहाँ पे टेम्परेट है। इसका रीज़न भी हम देखेंगे ऐसे क्यों होता है। देखो, ट्रॉपिक रीजन मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, ये अनडिस्टर्ब लैटिट्यूड्स होता है। लेस सीजनल वेरिएशन मतलब यहाँ पे समर जो रहेगा तो समर ही रहता है कॉन्स्टेंटली, अगर रेन होगा तो तभी ही रेन होता है। ऐसे नहीं है कि बीच में ही कोई भी क्लाइमेट आ जाता है। मतलब यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, कॉन्स्टेंट है और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से महीने में क्या होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा है, मतलब सन से जो आने वाली एनर्जी है वो ज़्यादा होती है ट्रॉपिक रीजन में। अभी एक एग्जाम्पल दिया है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ये साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग वेराइटी और नंबर का रेंज दिया है। इनवर्टिब्रेट्स 1,25,000 है, स्पाइसेस जो है वो 3,000 है। अभी एक याद रखो, एम्फीबियंस और मैमल्स का नंबर सेम दिया है तो याद रखने में ईजी होगा, 427 दिया है। अभी उससे थोड़ा कम रेप्टाइल्स है और एव्स मतलब बर्ड्स का जो रेंज है 1,300। ये इंडिया में भी 1,200 का रेंज था तो उससे कंपेयर करके रख सकते हो। उसके अलावा स्पाइसेस का थोड़ा ज़्यादा होता है, रेप्टाइल्स का थोड़ा कम होता है एम्फीबियंस से, तो ऐसे याद रखो, सीक्वेंस लिखो और नंबर का रेंज थोड़ा कम करके देखो, ओके। ये पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलियन मतलब परम का ही सीक्वेंस लिखा है, इसलिए सीक्वेंस के हिसाब से नंबर याद रखो। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ग्लोबल एस्टिमेट, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने स्पीशीज़ है उसका एस्टिमेट किसने किया था, रॉबर्ट में। इन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड में 22% स्पीशीज़ अब तक हमने रिकॉर्ड किया है, मतलब अब तक हमने नोट डाउन किया है। इसका मतलब 10 to the power 5 से भी ज़्यादा प्लांट स्पीशीज़ और 3 into 10 to the 5 एनिमल स्पीशीज़ को अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। ये इनका रॉबर्ट में का बताया गया स्टेटमेंट है। आगे एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो है ये जर्मन है और ये साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। इन्होंने क्या कहा, स्पीशीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज होता है विद एरिया, लेकिन केवल एक लिमिट तक। मतलब जब तक, अगर सपोज इतना ही जगह कंसिडर करो और यहाँ पे ही हम रिसर्च कर रहे हैं सारे एनिमल्स के बारे में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर हम थोड़ा जगह और इंक्रीज करें, ये पूरा जगह कंसिडर करें, तो ज़्यादा स्पीशीज़ का वेराइटी मिलेगा। मतलब क्या, स्पीशीज़ का वेराइटी मतलब स्पीशीज़ का रिचनेस जो है वो कब इंक्रीज करता है, जब हम जो रिसर्च का एरिया है तो वो इंक्रीज करते हैं। तो यही अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या कहा था कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद एरिया, लेकिन ये लिमिट तक ही होता है। इतना नहीं कि काफ़ी ज़्यादा एरिया दिया तो काफ़ी वेराइटी आएगा, ये एक लिमिट तक ही होता है। तो ये ग्राफ दिया है जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस वर्सेस एरिया का ग्राफ है। ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम लॉग फॉर्मेट में लिखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, y इज इक्विवेलेंट टू mx प्लस c के फॉर्मेट में, ओके, c प्लस mx। तो यहाँ पे पता चल रहा है जो स्लोप है वो z है, ये स्लोप है। c जो है इंटरसेप्ट लॉग c है, ओके। y एक्सिस पे जो है और x एक्सिस पे जो है वो लिख के ये वाला ग्राफ मिल जाता है। लेकिन अगर हम s इज इक्वल्स टू c रेज टू z का लेंगे तो हमें ऐसा टाइप का ओपनिंग मिलता है, क्योंकि एरिया का स्क्वायर है जो पावर पे होता है उसमें ओपनिंग होता है पैराबोला का, ओके। या आप फिजिक्स में देखोगे कि मोस्टली अगर y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर बोलेंगे, मतलब जो सिंगल पार है उसमें नहीं, जो डबल पार है। अगर y और x का ग्राफ करें तो डबल पार ये है तो x में ओपन होगा, इसका ओपनिंग x में होगा। अगर वैसे ही हम लिखे y स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तभी हम जब ग्राफ बनाएंगे y और x का तो स्क्वायर y में है तो यहाँ पे ओपन होगा, ओके। तो इस बेसिस पे पैराबोला का ग्राफ जो है डिक्टेट किया गया था। हमने स्पीशीज रिचनेस वर्सेस एरिया का ग्राफ देखा। अभी आगे देखें तो z का वैल्यू जो है, ये जो z है वो क्या है, हम s देखें तो s का मतलब होता है स्पीशीज रिचनेस, a का मतलब होता है एरिया, z का मतलब ये स्लोप है जो हमने देखा है, m को स्लोप mx प्लस c, राइट। तो स्लोप है, इसे एग्जैक्ट टर्म रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और c जो है ये y इंटरसेप्ट होता है, ओके।
जेड का जो रेंज है वो 0.1 to 0.2 हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन अगर लार्ज कॉन्टिनेंट्स कंसिडर किया तो इसका रेंज 0.6 to 1.2 होता है, मतलब थोड़ा इंक्रीज होता है, मतलब ज़्यादा स्लैंट होता है। ओके, और अगर फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करें ट्रॉपिक्स में, तो जेड का वैल्यू 1.15 हो जाता है। तो ये जो था हमने बेसिकली देखा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। अभी आगे अगर हम देखें तो स्टेबल कम्युनिटी के बारे में हम देखेंगे। स्टेबल कम्युनिटी मतलब जहाँ पे प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं हो फ्रॉम ईयर टू ईयर, सो देर इज नो वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। डेविड टिलमैन जो थे, इन्होंने क्या कहा, प्लॉट मतलब एरिया, जगह, एरिया विद मोर स्पीशीज, ज़्यादा स्पीशीज होना, जो जगह ज़्यादा स्पीशीज कंसिडर रहता है वहाँ पे वेरिएशन कम होता है। ओके, तो इनका ये जो स्टेटमेंट है याद रखना है कि डेविड टिलमैन ने कहा था कि ज़्यादा स्पीशीज होने वाला एरिया कम वेरिएशन दिखाता है। उसके अलावा थर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पॉल एरिक, उन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। इन्होंने एयरप्लेन को इकोसिस्टम कंसिडर किया। राइवेट्स जो हम कह सकते हैं ऐसे स्क्रूस रह सकते हैं, ओके, ये स्पीशीज़ को कंसिडर किया। और जो विंग्स पे जो राइवेट्स थे वो की स्पीशीज़, मतलब सपोज कंसिडर करो ये एयरप्लेन में जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो राइवेट मतलब ऐसे स्क्रूज को निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर विंग्स पे प्रेजेंट होने वाले जो स्क्रूज को निकाल रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, एयरप्लेन गिरेगा, मतलब की स्पीशीज़ को अटैक होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो यही कहना चाहते थे पॉल एरिक, और उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था जिससे पता चलता है कि कैसे स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, ओके, इकोसिस्टम पे। आगे अगर देखें तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज़ के बारे में, जो ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड था जिससे ह्यूमंस ने कोलोनाइज किया था, मतलब ह्यूमंस वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे एक्सटिंक्शन हुआ मोर देन 2000 नेटिव बर्ड्स का, ओके। और IUCN का जो रेड लिस्ट था 2004 में, वहाँ पे 784 स्पीशीज़ का एक्सटेंशन हुआ, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। तो याद रखना, इनवर्टिब्रेट्स ज़्यादा है, फिर वर्टिब्रेट्स है और लास्ट में प्लांट्स है, तो ये तीन को मिला के होता है 784। रिसेंट कंडीशन का एक्सटिंक्शन देखें तो डोडो जो मॉरिशस में था, तो DMS याद रखो। क्वागा जो था वो अफ्रीका में है, थाइलासीन जो है ऑस्ट्रेलिया में है, फिर स्टेलर सीखा रशिया में है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। रशिया को पहले हम सोवियत यूनियन कहते थे, तो इससे टेम्परेचर जो है हाइट ऑस्ट्रेलिया में रहता है। क्वेश्चन एंड आंसर क्वागा और अफ्रीका। और बाली, जवान, कैस्पियन, ये नाम से याद रख सकते हैं कि ये 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर होते हैं, ओके। तो ये रिसेंट एक्सटेंशन के एग्जाम्पल है। लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल में 27 स्पीशीज़ जो है वो गायब हो चुके हैं, ओके। तो इतना अब तक हमने डिस्कस किया। आगे देखें तो और भी जो स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड कितने एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो मोर देन 1500 स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन का थ्रेट है। प्रेजेंटली कितना है, तो सीक्वेंस वाइज से 12, 23, 31, 32। बस राइट साइड का याद रखो, बर्ड्स पहले हैं, फिर मैमल्स है, फिर जिम्नोस्पर्म्स है, फिर एंजियोस्पर्म्स है, जिसमें हम ऐसे याद रख सकते हैं इनको भी एक्सटिंक्शन का थ्रेट है, लेकिन ये प्रेजेंट कंडीशन का एक्सटिंक्शन का थ्रेट है। तो हमने ये वाले देखे, कवर किए। आगे जो है मोर देन 3 बिलियन ईयर्स अगो था, 3 बिलियन ईयर्स के पहले 5 एपिसोड्स हो चुके हैं जिससे मास एक्सटिंक्शन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्शन हुआ था। जो करंट रेट है वो 100 से 1000 टाइम ज़्यादा फास्ट है, जिसमें आधे स्पीशीज़ जो है ख़त्म हो सकते हैं इन दी कमिंग 100 ईयर्स। मतलब एक इंसान तो मैक्सिमम 70 ईयर्स तक रहता है, तो मतलब ज़्यादा समय नहीं है जिसमें हाफ स्पीशीज़ वाइप आउट हो सकता है। तो ये पॉइंट डिस्कस किया है। आगे अगर हम देखें तो स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का या फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में एक डिटेल्ड चार्ट है, NCERT में पैराग्राफ दिया है। तो ये देखो, कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो पहला कॉज दिया है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, तो इसे हम डिटेल में देखेंगे। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉज है, इसे स्टार मार्क कर दो, क्योंकि इसके वजह से ही मेजरली इकोसिस्टम में लॉस होता है। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये मोर देन 14% एग्जिस्ट करता था पहले, कवर जितना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इतना था, लेकिन अभी केवल 6% ही प्रेजेंट है।
उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, इसे हम लंग्स ऑफ प्लैनेट कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स है इसलिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लांट्स को बर्न करके यहाँ पे सोयाबीन का कल्टीवेशन या फिर बीफ कैटल को चराया जा रहा है, मतलब वहाँ पे प्लांट्स की कमी हो रही है इसलिए। तो ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में आता है। सेकेंड जो हैबिटेट लॉस के लिए मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ग्रीड को कंसिडर करता है, मतलब जो चाहिए वो चाहिए, इसलिए वो प्लांट्स या एनिमल्स को अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश करता है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन के 500 साल पहले के दो एग्जाम्पल हैं, एक तो स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन। ऐसे याद रख सकते हैं, रशिया ने अपने पैसेंजर्स को क्या किया, रशिया को हम सोवियत कह सकते हैं, सोवियत यूनियन ने अपने पैसेंजर्स को क्या किया, ओवर एक्सप्लॉयट। ओके, तो पैसेंजर ये हुआ स्टेलर सी काउ और ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जाम्पल। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है वो है मरीन फिशेस। ओके, जो थर्ड टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीज़न है वो है को एक्सटिंक्शन। यहाँ पे जो होस्ट का फिश है अगर वो मर जाता है तो उस पर रहने वाले पैरासाइट्स भी मर जाते हैं। सपोज ये एक फिश है तो इस पे रहने वाला ये जो छोटा सा फिश है या फिर ये पैरासाइट है, अगर ये मर जाता है तो ये भी मर जाता है। तो ये को एक्सटिंक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा प्लांट पॉलिनेटर का भी एग्जाम्पल है, जिसमें प्लांट को पॉलिनेट करने वाला इंसेक्ट जो है वो प्लांट अगर मर जाएगा तो वो इंसेक्ट भी मर जाता है। तो वैसे टाइप के भी रिलेशंस को एक्सटिंक्शन में आते हैं। फोर्थ रीज़न जो फाइनल रीज़न है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए वो है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। मतलब अनइंटेंशनली भी हो सकता है, मतलब बिना पता चले हमने बाय मिस्टेकली हमारे देश में कोई और वैरायटी ऑफ प्लांट लाया या फिर कुछ लाया, या फिर हम पर्पसली भी कर सकते हैं, डेलिबरेटरी भी हो सकता है, हम पर्पसली ऐसे चाह रहे हैं कि ऐसे हो जाए। एग्जाम्पल है पहला तो नाइल पर्च। ओके, इसे हमने इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया जो ईस्ट अफ्रीका में था। इसे इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, इसने 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश, वहाँ पे जो रहने वाले फिशेस है उसको ख़त्म किया खा के। ओके, उसके अलावा इन्वेजिव वीड्स के एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि कैरेट ग्रास, लैंटना, वाटर ह्यासिन जिसे हम इकॉर्निया क्रासिपेस कहते हैं, ये सारे इन्वेजिव वीड्स हैं। एक और एग्जाम्पल है अफ्रीकन कैटफिश जिसे क्लैरियस गैरीपाइनस कहते हैं। इसे एक्वा कल्चर के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसके इंट्रोड्यूस होने से जो वहाँ पे रहने वाले मतलब इंडिजिनियस वहीं पे रहने वाले जो कैटफिश है उनका संख्या कम होते गया। ओके, बिकॉज ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अभी इतना पॉइंट्स तो हो चुके हैं, अभी आगे जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है नैरो एंड ब्रॉड जो हमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जो नैरो हमें मतलब काफ़ी कम मात्रा में जो यूज़ होता है जैसे कि फूड, फाइबर, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फिर मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी यूज़ होता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब जब हम एक्सप्लोर करते हैं मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी, हाँ, फॉर दी प्रोडक्ट्स ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, पैसे के लिए कुछ फ़ायदा देखते हैं बायो जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल का डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, ताकि हमें पैसे का फ़ायदा हो। तो इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। 25% जो ड्रग्स है हमें प्लांट स्पीशीज से ऑब्टेन होते हैं और 25,000 प्लांट स्पीशीज से हमें मेडिसिन ऑब्टेन होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे नैरो स्पेक्ट्रम यूजेस में। ब्रॉड यूज़ में हम देखें तो हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन देता है और पॉलिनेशन का भी फ़ायदा होता है, मतलब प्लांट पॉलिनेट होने से ही हमें फ्रूट्स वगैरह मिलता है, फ्लावर्स पॉलिनेट होने से ही मिलता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसे यूज़ होता है। उसके अलावा 2 टाइप के कंजर्वेशन मेथड्स है। पहले तो इन सीटू है मतलब ऑन साइट, एंड एक्स सीटू मतलब आउटसाइड ऑफ साइट। साइट मतलब क्या, उसी जगह पर हम उसे कंजर्व करने, अगर यहाँ पे एक झाड़ है तो उसे उखाड़ के नहीं लेंगे, यहाँ पे उसके अराउंड हम प्रोटेक्शन बनाएंगे ताकि वो सेफ रहे। तो इन सीटू मतलब कंजर्व एंड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम। होल इकोसिस्टम मतलब पूरे इकोसिस्टम को, और जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी प्रोड्यूस नहीं, वो भी प्रोटेक्ट हो जाता है इनडायरेक्टली। अगर पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करे तो उसके अंदर रहने वाले सारे एनिमल्स, प्लांट सब प्रोटेक्ट होंगे। लेकिन ये अनरियलिस्टिक है, मतलब कैसे हम पूरे
जगह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, मतलब इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। ओके, इसलिए अभी क्या करते हैं, हम छोटे लेवल पे काम करते हैं, जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। मतलब कुछ रीजन जो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट होता है एक्सटिंक्शन का, उसके अराउंड हम प्रोटेक्शन बिल्ड करके उसे प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर कोई एनिमल रहे, कुछ भी रहे, तो उसके अराउंड हम फेंस बांध के उसे प्रोटेक्ट करते हैं। पहले तो 25 ही थे, लेकिन अभी इंक्रीज होकर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो चुके हैं। 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, पहले तो वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका का, सेकेंड इंडो बर्मा एंड थर्ड हिमालय। तो याद रखो ये तीनों एग्जाम्पल्स, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, अगर नाम से याद रखना हो तो। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है लेस देन 2% एरिया ऑक्यूपाई करता है। ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इसने क्या किया है, इसने मास एक्सटिंक्शन, जो एनिमल्स प्लांट्स वो एक्सटिंक्ट होने का रेट कितने से घटाया है, 30% तक घटाया है, तो काफ़ी फायदा हुआ है। इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इंडिया में कितने हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। 90 को हम NIN लिखते हैं, तो N से 90 है, N से नेशनल पार्क है, ऐसे याद रखो, 90 नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब काफ़ी बड़ा है ना सेंचुरी, तो काफ़ी ज़्यादा 448, ऐसे याद रखो। इसके अलावा सेक्रेड ग्रूव्स के एग्जाम्पल्स है, जैसे खासियन जैंतिया हिल्स, अरावली हिल्स जो राजस्थान में है, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र कर्नाटका, ये दोनों स्टेट्स आसपास आते हैं, तो ऐसे याद रखो। उसके बाद सरगुजा, चंदा, बस्तर जो है, ये तीनों मध्य प्रदेश में आते हैं। तो यहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स का कंजर्वेशन क्या है, ये सारे जगह पर। ये हुआ हमारा इन सीटू कंजर्वेशन। आगे देखें तो फाइनल पार्ट है चैप्टर का, वो है एक्स सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या करते हैं हम, अगर जूस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, कोई लायन है वो स्पीशीज़ को लाके जू में रख देते हैं। तो एग्जाम्पल्स जो देखे, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन, लिविंग वर्ल्ड में देखा था ना, जूलॉजिकल पार्क और बोटानिकल गार्डन। थर्ड एग्जाम्पल्स है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, तो ये लिविंग वर्ल्ड में भी एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए ही एग्जाम्पल्स थे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, मतलब वो एनिमल को हम उसके हैबिटेट से निकाल के ऐसा हैबिटेट हम खुद से प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वह सुरक्षित रहे, उसका स्पीशीज जो थ्रेटेंड या एंडेंजर है, प्लांट हो या एनिमल हो, हम उसे सुरक्षित रखें। उसके अलावा 2 ट्रीटीज साइन किए थे। पहला ट्रीटी है अर्थ समिट, ये रियो डे जनेरियो में हुआ था इन द ईयर 1992। ये क्यों हुआ था, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें और सस्टेनेबल मतलब अच्छे से उसे इस्तेमाल करें, उसका ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा ना लें। सेकेंड जो ट्रीटी था वो वर्ल्ड समिट था। पहला अर्थ समिट, अर्थ मतलब पूरा अर्थ ही देखो, ये वर्ल्ड है, ये 2002 ये बाद में हुआ था, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में इन जोहान्सबर्ग। ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुआ था। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसमें कितने कंट्रीज में पार्ट लिया था, 190 कंट्रीज ने पार्ट लिया था, ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब तक इम्प्लीमेंट करें, 2010। तो 2002 to 2010 8 साल का टाइम इन्होंने लिया ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर NCERT के पॉइंट्स लाइन टू लाइन डिस्कस करना है तो भी कमेंट कीजिए, आई वुड डेफिनेटली टेक अ लेक्चर ऑन इट।